हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून और जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन में हम लोग 50 चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में रिविजन करेंगे। अब केवल रिविजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। समय बहुत ही कम रह गया है। जिनका 1 तारीख को पेपर है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। करंट अफेयर्स का 3 वीडियो मैंने कराया हुआ है। करंट अफेयर्स का तीनों वीडियो देख लीजिएगा। वर्ष 2010 से लेकर के 2023 तक में बिहार पुलिस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए अब सेशन आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1848 ईस्वी में ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने 1848 ईस्वी में ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना किया था। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको किस प्रकार से आंसर कमेंट करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जैसे कि यह पहला प्रश्न है और इसका जो भी ऑप्शन सही है यहाँ पर ऑप्शन आप पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि किसने 1848 ईस्वी में ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना किया था। ज्ञान प्रसारक मंडली, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। क्लियर है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज, इसकी स्थापना 1848 ईस्वी में किसने किया था। सभी लोग आंसर जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए, 1848 ईस्वी में ज्ञान प्रसारक मंडली यानी कि सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। रस्त गुफ्तार इनके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। ठीक है, इन सभी को ध्यान रखेंगे आप। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। लिबरल पार्टी से जो है यह चुन कर गए थे। लिबरल पार्टी से यह चुन करके गए थे। क्लियर है, इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रश्न दादा भाई नौरोजी से बिहार पुलिस कांस्टेबल में बनता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और पूरा सेशन लगाइए और लास्ट में अपना आप सभी लोग स्कोर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत जो है यह कब हुई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए, स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के ड्रेस रिहर्सल के रूप में किसे जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के ड्रेस रिहर्सल के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था इसी को दूसरे विश्व युद्ध के ड्रेस रिहर्सल के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध हुआ था 1936 में और चला था 1939 तक। 1936 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी तो 1936 में। 1936 से 1939 तक चला था और स्पेन के गृह युद्ध को दूसरे विश्व युद्ध के ड्रेस रिहर्सल के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ सेब्र की संधि की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ सेब्र की संधि की गई। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ सेब्र की संधि की गई थी। तो देखिए, यह जो सेब्र की संधि थी यह हुई थी कब, तो 10 अगस्त 1920 को। ठीक है, 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि हुई थी और यह तुर्की के साथ हुई थी। यह एक अपमानजनक संधि थी। इस संधि के तहत तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था। तुर्की, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक वर्साई की संधि है। एक वर्साई की संधि है। वर्साई की संधि कब हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है। वर्साई की संधि जो हुई थी ये 28 जून 1919 को हुई थी। किसके साथ किया गया था, तो जर्मनी के साथ। क्लियर, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ और सेब्र की संधि तुर्की के साथ। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है कि रेड इंडियन मूल निवासी हैं।
रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? रेड इंडियन जो हैं यह अमेरिका के मूल निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और यह सेशन रोज आता है सुपर प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? देखिए हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है यह ऑक्सीटोसिन है। यह एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी कुछ हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन हैं, जैसे कि इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? आंसर कमेंट करेंगे, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जापान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। चलिए किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में जो है ध्यान रखेंगे संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? तो एंजियोस्पर्म में बीज जो होते हैं ये फलों के अंदर होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में बीज जो होते हैं ये बाहर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की सामान्य विमाएँ हैं? सामान्य विमा वाले इसमें से कौन सी भौतिक मात्राएं हैं जो समान हैं? बताइए, राइट आंसर कमेंट करिएगा। इसी तरह का प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक बार पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की सामान्य विमाएँ हैं? समान विमा वाले इसमें से कौन से भौतिक मात्राएं हैं? बताइए कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? तो देखिए जो जोड़ा सही है ये है कार्य और ऊर्जा का। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बीमा निकालते हैं। तो कार्य का यानी कि वर्क है। सबसे पहले वर्क के बारे में जान लीजिए। वर्क दिया गया है तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इसका क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ हम अभी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तरीका समझ लीजिएगा। मास का क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, मास का क्या होता है? केजी होता है। और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पर ये एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। इस एस को इसके साथ मत मिक्स करिएगा। ठीक है, अब देखिए केजी को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जब बीमा निकालते हैं तो ये मास है, ये क्या है? ये क्या है? मीटर, यानी कि ये मीटर, ये भी डिस्प्लेसमेंट है यानी कि दूरी है, ये भी मीटर, ये भी मीटर। ठीक है, तो ये आपका लेंथ हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एस क्या है? एस क्या है भाई? सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये टाइम है। यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर में 2 पर माइनस पावर हो जाएगा। तो ये बीमा हो गया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये किसका हो गया? कार्य का। ऊर्जा का कैसे निकालेंगे? तो ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का फॉर्मूला शक्ति गुना समय होता है, यानी कि पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो शक्ति को हम लोग कैसे लिखेंगे? शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है? ये वर्क अपॉन टाइम हो जाता है पावर। और यहाँ पर समय को हम अभी ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का शक्ति गुना समय होता है। तो शक्ति यानी कि पावर को मैंने W/T लिख दिया इसका फॉर्मूला, और ये आपका समय है तो इसको मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे भी टी है, यानी कि टी क्या है? टी क्या है? समय है। तो ये क्या है? सेकंड होगा, तो ये इससे एस कट गया। अब बचा कितना? अब बच गया आपका, क्या बचा? वर्क बच गया, कार्य बच गया। तो यही तो कार्य का मैंने अभी निकाला है आपको। तो यानी कि दोनों की बीमाएं इस तरह से समान है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुष्पन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है ये कौन सा हार्मोन है, बताइए। तो देखिए ये जो हार्मोन है इसको कहते हैं हम लोग फ्लोरिजेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह पुष्प खिलाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन यह पादपों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और फलों के पकाने के लिए जो सहायक होता है ये कौन सा है, एथिलीन हार्मोन है। यह हार्मोन जो है एकमात्र पादप हार्मोन होता है एथिलीन, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फूलों के खिलाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरोजेंस, फलों के पकाने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है उसका क्या नाम है, एथिलीन है। सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना बेसिक प्रश्न है, बताइएगा। गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, यह किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो आता है यह आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, यह भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो भी आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय। गॉडविन ऑस्टिन K2 ये भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत करता हूं आपके लिए और इस सेशन को तैयार करने में 3-4 घंटे का समय लगता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी प्रश्न उठा करके ला दूं और आपसे सॉल्व करा दूं, ऐसा नहीं है। मैं प्रश्न को सेलेक्ट करता हूं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और सेशन को शेयर भी जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ठीक है। इनको भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारत में पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। क्लियर है। देखिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने 1828 में किया था, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी। क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके। इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ठीक है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये भी याद रखेंगे क्लेमेंट एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी, यहाँ मैं लिखता हूँ 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक जो है सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। 30 जून 1948 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोषणा कब किया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो 20 फरवरी 1947 को। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है कि बस के अचानक रुकने से बस में जो यात्री बैठे हुए हैं उनकी शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। कभी कभी आप देखेंगे यात्रा के दौरान जब ब्रेक लगाया जाता है बस की या मोटरसाइकिल पर बैठे हुए या किसी भी वाहन में आप बैठे हुए हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। बताइए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। सारे लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए बस के अचानक रुकने से जो उसमें यात्री बैठे हुए हैं ये आगे की ओर झुक जाते हैं गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, ठीक है। और बस जब चलना प्रारंभ करता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ये होता है विराम के जड़त्व के कारण। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि फ्यूहरर की उपाधि किसे दी गई थी। फ्यूहरर की उपाधि किसे दी गई थी, आंसर कमेंट करिए आप लोग। चलिए बताइएगा फ्यूहरर की उपाधि किसको दी गई थी। सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे कि फ्यूहरर की उपाधि किसको दी गई थी।
आंसर कमेंट करेंगे कि फ्यूहरर की उपाधि किसको दी गई थी। देखिए फ्यूहरर की उपाधि जो है यह दी गई थी एडोल्फ हिटलर को। किसको दी गई थी? हिटलर को। अच्छा, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन यह उपाधि दिया गया था बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। लिटिल कारपोरल यह उपाधि दिया गया था बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, ये 3 प्रश्न यहां से आपका कवर हो गया। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क को, लिटिल कारपोरल कहा जाता है किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, और फ्यूरर हिटलर को। चलिए, हिटलर की एक आत्मकथा है, हिटलर की एक आत्मकथा है मीन कैंप। ठीक है, मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, हिटलर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए प्राकृतिक बहुलक के जो उदाहरण होते हैं ये सेलुलोज है, इसमें से सेलुलोज, स्टार्च, रबड़, ये सारे प्राकृतिक बहुलक हैं। ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च भी अगर आपको दिखे तो प्राकृतिक बहुलक है, रबर भी प्राकृतिक बहुलक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान अंग्रेजी में इसको कहेंगे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यह किससे संबंधित है? सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? कमेंट करेंगे, सभी के सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए वरना सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। सुगम्य भारत अभियान संबंधित किससे है? तो देखिए सुगम्य भारत अभियान जो है यानी कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है यह संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे लॉन्च कब किया गया था? अगर लॉन्च ईयर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे सुगम्य भारत अभियान को लॉन्च किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, कमेंट करेंगे आंसर। वर्ष आपसे पूछा जा रहा है कि एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए एनजीटी की स्थापना जो है यह कब किया गया था? तो 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 पहला ही संस्करण है इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन 1 का शुभारंभ जो है भारत ने किस देश के साथ किया है? साइक्लोन 1 एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और किस देश के बीच का, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भारतीय सेना ने जो है संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन 1 का जो है शुभारंभ किया है मिस्र के साथ। और यह युद्धाभ्यास जो है राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। तो ये आपका मिस्र हो जाएगा। और कहाँ पर? तो भारत में हुआ, राजस्थान में जैसलमेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? बताइए, आंसर सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए तारत्व होता क्या है? तो तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा एवं तीक्ष्ण कहा जाता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ध्वनि जो है बच्चों की और महिलाओं की पतली आवाज़ होती है। इसका कारण क्या है? तो देखिए बच्चों एवं महिलाओं की पतली आवाज़ अधिक क्या होने के कारण? तारत्व अधिक होने के कारण होता है। ठीक है, और जो पुरुष हैं उनका मोटा आवाज़ तारत्व कम होने के कारण होता है। और ये तारत्व जो होता है यह फ्रीक्वेंसी पर जो है निर्भर करता है, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं पूछा गया है राज्य सूची के अंतर्गत। देखिए राज्यों एवं संघों के मध्य अधिकारों का उल्लेख जो किया गया है, अधिकारों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची में किया गया है? पहले आप इसको बताइए कमेंट करके, किस अनुसूची में है यह? राइट आंसर कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो ये 7वीं अनुसूची में है। किस में है? 7वीं अनुसूची में है। और प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए राज्य सूची के अंतर्गत इसमें से आएगा कृषि, पुलिस, पशुपालन। परिवार नियोजन जो आता है यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर कि सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। चलिए सोच समझ के आंसर करिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ये कोशिका है, ठीक है। सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। नेफ्रॉन जो है यह किडनी की यानी कि विक्र की किडनी की कार्यात्मक इकाई है। और न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर तो काफ़ी बार आपने पढ़ा भी है 1973 में, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी। सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि कई बार मैंने बताया भी है। हो सकता है ये प्रश्न फिर से रिपीट भी हो गया हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अगर मैंने बताया है तो इसका आंसर आप सही सही कमेंट करेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है यह 1992 में की गई थी। 1992 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। ये जो पुस्तक है राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, यह किसके द्वारा लिखित है। चलिए आंसर कमेंट करेंगे। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। तो यह पुस्तक जो लिखा है यह स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी से आपको याद होगा कि 1893 में इन्होंने विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं। चलो उसके बाद देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। करंट का क्वेश्चन है, रिसेंटली ही यह प्रकाशित किया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, और इस तरह का प्रश्न बनता भी है एग्जाम में। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है, एक तो दिवस पूछा जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 3 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 30 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछा गया है 2023 में भारत का स्थान। देखिए यह सूचकांक जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह जारी कौन करता है। तो यह जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। संस्था का भी नाम पूछा जाता है। 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 161वां है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो नॉर्वे है। पहले स्थान पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पर नॉर्वे है। चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, बताएंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की है। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो कार्ल मार्क्स की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है। तो कार्ल मार्क्स की, याद रखना है आपको। और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का, अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करिए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है यह एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम है। बाल लिंगानुपात बिहार में सबसे कम किस जिला में है 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बिहार के जनगणना से भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम है। अच्छा, बाल लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए यानी कि शिशु लिंगानुपात बिहार का, तो 935 है। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जो है ये किशनगंज का है, सबसे कम वैशाली का है। वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम क्या है। तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक आपको पता है
क्या क्या हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या आपको पता है कैसे निकालते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इस तरह से हम द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। ड्यूटेरियम, इसमें प्रोटियम, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, यह है प्रोटियम, यह है आपका ड्यूटेरियम और यह है आपका ट्राइटियम। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कार्बन के कितने समस्थान, सॉरी माफ करेंगे, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी याद रखना। ये आपका क्या हो गया? प्रोटियम हो गया। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। ये आपका क्या हो गया? ड्यूटेरियम हो गया, जो प्रश्न में पूछा गया है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? न्यूट्रॉन की संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 2 - 1 कर दीजिए, 1 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 1 है इसमें, तो 1 + 1, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या भी मैंने आपको बता दिया, तो इसका द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्राइटियम का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो ट्राइटियम का प्रोटॉन कितना है? 1 है, और इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसमें न्यूट्रॉन 0 है? किसमें न्यूट्रॉन 0 है, जरा आप देखिए तो इसमें से ध्यान से और कमेंट करिएगा कि किसमें न्यूट्रॉन 0 है। न्यूट्रॉन निकालने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। न्यूट्रॉन किसमें है? तो इसमें प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है। इसमें कितना है? 1 है। इसमें कितना है? 2 है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर ताप पर, देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए बॉयल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन जो होता है यह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैस का आयतन अगर हम कम करेंगे, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब, तो आयतन कम करेंगे तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम दाब ज़्यादा करेंगे तो आयतन कम होगा। क्लियर है, तो बढ़ता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? चलिए सोच समझ करके आंसर इसका कमेंट करिएगा। विटामिन का रासायनिक नाम ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। चलिए सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए आप जानते भी होंगे, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। 30 नंबर प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, यह आपसे पूछा जाता है। चलिए बताइएगा कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये अनंत होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये 0 होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। वह किस राजवंश से थे? बताइए किस राजवंश से थे नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। किस वंश के थे नरसिंह देव प्रथम? तो ये गंग वंश के थे। ऑप्शन में देखिएगा शाही गंग राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 32 नंबर कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पहला शब्द जहां लग जाए वह प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये प्रश्न तो वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जलवायु से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यह राज्य तमिलनाडु है।
कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि CH3OH CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? बताइए, आंसर इसका कमेंट करेंगे, क्या होगा? चलिए C2H5OH, इसका भी आप बताइए कि यह किसका रासायनिक सूत्र है, दोनों का बताइए। CH3OH और C2H5OH यह किसका रासायनिक सूत्र है? कमेंट करिए आंसर, थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूं। CH3OH जो है यह किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3OH जो है यह मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का। और C2H5OH जो है यह किसका है? एथिल अल्कोहल का है। ठीक है, चलिए जिसको कि हम लोग एथेनॉल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? मनुष्य का हृदय एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, उसका नाम पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। आंसर कमेंट करिए इसका, क्या राइट आंसर होगा इसका? मनुष्य का हृदय जो है यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। पेरिकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी आवरण है, ध्यान रखेंगे आप, हृदय का सबसे बाहरी आवरण पूछा जाए पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो है विशेष दर्जा, एक विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिससे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था जिसको कि अब हटा दिया गया है? तो यह आप बखूबी जानते हैं, काफ़ी चर्चा में ये रहा था। कौन सा है? 370 है, 370 राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? बताइए, याद करिए, क्रम से याद करिए और बताइए कितने राजवंशों ने शासन किया। तो देखिए क्रम से याद रखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, तो ये 5 राजवंश थे। क्लियर? सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया? तो तुगलक वंश। सबसे कम समय तक किसने शासन किया? तो खिलजी वंश। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है, सबसे कम समय तक किसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने? तो खिलजी वंश। ये प्रश्न रिपीटेड होता है बहुत बार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। बिल्कुल सही बात है, 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और इसी दिन विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अब पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में तो हमको पता है कि 21 जून के दिन होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए आंसर, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है बार बार, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो यह पाक जलडमरू मध्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? सबसे पुराना भारत का तेल शोधक संयंत्र इनमें से कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र जो है यह दिग्बोई है। कौन सा है? दिग्बोई है, दिग्बोई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। ठीक है, असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 40 नंबर के उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? कोई भी विलयन अगर उदासीन है तो उसका पीएच मान क्या होगा? पीएच स्केल 0 से 14 तक। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, 7 से आगे बढ़ेंगे तो ये क्षारीय होगा, 7 से कम आएंगे तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए अब तो बता दीजिए
कि पीएच मान उदासीन जल का क्या होगा, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 पीएच मान होता है उदासीन जल का। 7 पीएच मान होता है खाने वाले नमक का, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 41 नंबर कि क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो देखिए क्लोरोमाइसिटिन है क्या, तो यह एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, बताइए। तो जो संक्रामक रोग होते हैं ना, उन्हीं के उपचार में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से देखिए क्या है, टाइफाइड है, हैजा में भी जो है क्लोरोमाइसिटिन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेलाग्रा नामक रोग जो होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है पेलाग्रा, राइट आंसर कमेंट करिएगा। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, तो नियासिन कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि उबर कप का संबंध किस खेल से है। उबर कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। उबर कप का संबंध किस खेल से है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। उबर कप पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि किस खेल से संबंधित है। बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है, उबर कप हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें उबर कप पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है उबर कप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे के जख्म भरने में सहायक होता है। पौधे के जख्म भरने में, ठीक है, कौन सा हार्मोन सहायक होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फूलों के खिलाने के लिए मैंने बताया था फ्लोरोजिन्स है, फलों के पकाने में एथिलीन है। अब बताइए कोशिका विभाजन में भी मैंने बता दिया था साइटोकाइनिन सहायक होता है। अब बच गया ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन ही पौधे के जख्म भरने में सहायक हार्मोन होता है। इसको जो है कहा जाता है हार्मोन ऑफ वाउंड, हार्मोन ऑफ वाउंड इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए यही जो होता है पौधे के कटे फटे जो भाग होते हैं उनको भरने में सहायक होता है ट्राउमैटिन। चलिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि होती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक अधिकतम कार्य कर सकता है, बताइए। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कितने समय तक अधिकतम कार्य कर सकता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का जब पद रिक्त रहेगा तभी यह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और ऐसा प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर जो है नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो अधिकतम यह 6 माह तक ही जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेगा। चलिए 46 नंबर है कि उदंतपुरी जो कि बिहार में है एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, इसका निर्माण किसने करवाया था। उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, किस शासक ने करवाया था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। उदंतपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण जो है यह देवपाल ने करवाया था, पाल वंश का शासक देवपाल ने। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 47 नंबर कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, बताइए ये क्या है। अम्ल है, क्षार है, भस्म है, लवण है, क्या है। नीले लिटमस को लाल में बदलता है, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। कन्फ्यूजन होता है, सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, यह अम्ल है। अम्ल नीले को लाल में बदलता है और लाल को नीला में बदलता है क्षार। उल्टा अगर पूछा जाए कि लाल को नीला में कौन बदलेगा, तो ये क्षार हो जाएगा। नीले को लाल में बदलता है अम्ल। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष का लघु रूप क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका अब नाम कर दिया गया है। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है। ठीक है, यूनिसेफ, अब इसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, बस इतना ही हो गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुपम झील बिहार की किस जिले में स्थित है। अनुपम झील बिहार की किस जिले में, झील बिहार के किस जिला में है, तो यह कैमूर में है अनुपम झील। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा
महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रकवि कह करके संबोधित किया था? राष्ट्रकवि कह करके महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को संबोधित किया था।